नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा खास चैनल क्लास 4 पास पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया है। जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग का हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। जो तैयारी किए हैं अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम रिवीजन करने के लिए कुछ केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। अब देखिए, हम लोग तो अपने दैनिक जीवन में डेली लोहा का उपयोग करते हैं। लोहा के बिना कुछ सोच नहीं सकते हैं। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब शुद्ध रूप की बात करेगा ना, तो शुद्ध रूप या मजबूती के आधार पर, गुण के आधार पर लोहा की बात करेगा तो लोहा देखिए, लोहा का 3 प्रकार होता है गुण के आधार पर। ठीक है, लोहा। अब देखिए, एक को बोलते हैं हम लोग कच्चा लोहा। कच्चा लोहा, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। तीसरा को हम लोग बोलते हैं पिटवा। पिटवा लोहा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोट आयरन। रोट आयरन। अब देखिए, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो अभी क्वेश्चन जो पूछा है कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा होगा। अब देखिए, शुद्ध रूप इसमें जो होता है ना कच्चा लोहा, इसमें 4 से 5% की मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ढलवा की बात करें तो 3% कार्बन पाया जाता है। वही अगर पिटवा की बात करें तो इसमें 1% कार्बन पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है। अधातु का मतलब जिसको पीटने पर चूर चूर हो जाए, अर्थात भंगुर हो जाए। तो अब आप ही बताइए कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्या वह मजबूत होगा? नहीं होगा। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है। तो पिग आयरन देखिए, कच्चा लोहा इसको इंग्लिश में पिग आयरन बोलते हैं, ढलवा लोहा कास्ट आयरन, पिटवा लोहा रोट आयरन। ठीक है, अब इसमें 4 से 5% क्या है? कार्बन है, तो ये क्या होगा? सबसे कमजोर होगा। ठीक है, इसमें 3% क्या है? कार्बन है, तो ये क्या होगा? उससे थोड़ा सा मजबूत होगा। पिटवा लोहा अर्थात जिसको पीट पीट के हम लोग बनाते हैं, तो ये क्या होगा? सबसे मजबूत होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आंसर हमको मिल गया कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो पिग आयरन, तो ये तो कच्चा हो गया, नहीं होगा। कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन तो पिग से थोड़ा सा बढ़िया है, बकाए इसका कोई मतलब नहीं है। वुड जस्ट स्टील। ठीक है, अब देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम ऑप्शन से हम क्या करेंगे? छांट लेंगे। इसके लिए हमको तीनों ऑप्शन क्या होगा? याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, लोहा ये तो हो गया गुण के आधार पर। अगर लोहा के अयस्क के बारे में पूछ लेगा तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोहा के अयस्क के बारे में पूछेगा तो लोहा का जो अयस्क होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं अयस्क। एक होता है हेमेटाइट, याद रख लीजिएगा इसको, हेमेटाइट। एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। दूसरा होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। तीसरा होता है, चौथा, सिडेराइट। सिडेराइट। ठीक है, अब देखिए, कई बार इसका सूत्र भी पूछ लेता है। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, अब यहाँ 3 से शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, तो इसको हम लोग 3 से शुरू कर देता है, Fe3O4। ये दोनों का कम से कम याद रख लीजिएगा, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे सबका सूत्र याद रखने के लिए, लेकिन ये दोनों हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इन दोनों का सूत्र याद रखना जरूरी है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में क्या करता है ना कि ये नहीं देता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला दे देता है, तो याद रहेगा तो हम आसानी से उसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्या होगा? समझ में आया होगा। अब देखिए, लोहा के बारे में अगर और कुछ पूछ ले, चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, तो लोहा जो है इसकी परमाणु संख्या 26 होती है और इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 52 होती है। ठीक है, अगर बात करेगा कि मदर ऑफ इंडस्ट्री अर्थात उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, ये हाल ही के दरोगा में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? लोहा। सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री में लोहा नहीं रहेगा और इंडस्ट्री बन जाएगा। सोच सकते हैं हम लोग? नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? पिंजरे, ठीक है, पिंजरे जैसे होती है।
पहला है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और बेकेलाइट। अब देखिए हीरा के बारे में, सबसे पहले हीरा के बारे में जो मिथ है इसको हम क्लियर कर दें कि ये ना तो तत्व है, ठीक है, ना ही ये धातु है। ये है क्या? ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसका दो गो मुख्य रूप से तो तीन गो है, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या होता है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इसकी अपवर्तनांक 4.2 होती है। अपवर्तनांक क्या होती है, अब इसको समझिए। अपवर्तनांक का मतलब एक तरह से हम चमक को मानते हैं, चमक, यानी कि जिसकी अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसकी चमक उतना ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए जैसे गोरा आदमी है तो गोरा आदमी का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। काला आदमी है उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये हीरा समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का, मतलब मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का अधातु का रूप है। अधातु का रूप होते हुए भी, ठीक है, यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसका उपयोग हम लोग कट पेंसिंग, ठीक है, कट पेंसिंग बनाने में करते हैं। अब यह हो गया फ्लोरीन। इसका सूत्र होता है कार्बन 60। अब सोच के देखिए, ठीक है, इसमें कार्बन का 60 को परमाणु है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्या होगा? पिंजरे के जैसा होगा, बहुत ज़्यादा घना होगा, हवा के नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो आकार होता है पिंजरे का आकार होता है। और इसमें जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं इसमें वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखिए धरती पर सबसे कमजोर बल की बात करेगा तो यह वांडर वाल फोर्स ही हो जाएगा, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे भी कम है वांडर वाल फोर्स। अगर सबसे मजबूत बल की बात करेगा तो यह हो जाएगा हमारा कौन? नाभिक बल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? अब देखिए मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिला हुआ पदार्थ, ठीक है, मिला हुआ पदार्थ। अब हम मिश्रण को पढ़ने के लिए इसको अच्छा तरीका से हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए मिश्रण में जो ये लफड़ा है, इस लफड़ा को हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मिश्रण जो है ना, मिश्रण, इसी को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, एक होता है अशुद्ध, ठीक है। अब देखिए शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं कि वास्तव, यानी कि समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी, या इसी को वास्तविक विलयन भी बोलते हैं, वास्तविक विलयन भी बोलते हैं, वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। अब देखिए समांगी कहने का मतलब क्या हुआ? कि सब गुण हर जगह बराबर हो। जैसे अगर हम पानी और नमक घोलते हैं, शरबत बनाते हैं, तो इसमें क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि एक जगह ज़्यादा नमकीन लगा, एक जगह कम नमकीन लगेगा, नहीं, मतलब ऊपर से नीचा तक क्या होगा? गुण समान होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब अशुद्धि की बात करें, इसी को हम लोग बोलते हैं विसमांगी, विसमांगी, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं असमांगी, असमांगी, या अशुद्ध तो भाई है असमांगी, ठीक है। अब देखिए विसमांगी भी दो प्रकार का होता है। विसमांगी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ठीक है, विसमांगी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग निलंबन, आप लोग सुने होंगे लेकिन कंफ्यूजन रहता होगा, अभी हम इसको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। निलंबन, एक को बोलते हैं कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड। अब देखिए निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है? सीधी सी बात है, इस दुनिया में जितना मिक्सचर है, जितना भी मिक्सचर है, एक छलनी लीजिए और छलनी से छानिए, जो छना जाएगा वह निलंबन होगा, जो नहीं छनाएगा वह कोलाइड होगा। छनाने का मतलब क्या? जैसे अगर हम बात करें, हम पटना में जब रामपुर नहर के पास रहते थे तो उस नहर में जो कचरा था, कचरा बड़ा बड़ा कचरा था, तो उसको अगर हम छानेंगे तो वो छना जाएगा, तो बड़ा कण बाहर निकल जाएगा छना के, तो वो क्या हो गया? निलंबन। अब जो छोटा रहेगा वो छनाएगा? नहीं छनाएगा। जैसे कुहासा की बात करें, दूध की बात करें, नहीं छनाएगा, तो ये क्या होगा? कोलाइड। अब देखिए कोलाइड जो होता है ना, इसका कण एक बार बीपीएससी पूछ चुका है, कितना होता है? तो -9 सेंटीमीटर से लेके -10⁻6 सेंटीमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। निलंबन समझ में आ गया, जिसको हम छलनी से छानेंगे, छना जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निलंबन। जो नहीं छनाएगा वो क्या होगा? कोलाइड। यानी कि निलंबन बड़ा होगा, कोलाइड का कण क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए कोलाइड कण का भी तीन गो मतलब मुख्य रूप से होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? एरोसोल, एरोसोल, ठीक है, एक को बोलते हैं एरोसोल। अब एरोसोल क्या होता है?
एरोसोल, जैसे हम लोग घूरा करते हैं, ठीक है, तो घूरा करते हैं तो उसमें जो गोठा का कण होता है, लकड़ी का कण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, धुआं के साथ ऊपर जाता है। तो जब गैस में कोई ठोस कण रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। तो इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो उदाहरण हो जाएगा हमारा कोहरा, कुहासा जिसको बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा क्या, धुआं, ठीक है, धुआं। और तीसरा अगर बात करें इसका तो ये होता है पायस, ठीक है, पायस में हो जाएगा हमारा क्या, दूध, ठीक है, दूध। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है क्या, जेल, ठीक है, जेल। अब देखिए जेल जितना भी पनीर हो गया हमारा, घी हो गया, ठीक है, छाली हो गया, और क्या कहते हैं ब्याह शादी में जो स्टेज पे फोम मारता है वो फोम हो गया, बाल दाढ़ी बनाने के लिए जो फोम का यूज करते हैं वो सब क्या हो गया, हमारा जेल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रदूषित वायु समांगी मिश्रण है, गंदा पानी, अब देखिए नमक घोल, ठीक है, नमक का घोल, या नॉन ऑफ दीज, क्या होगा इसका आंसर, तो नमक का घोल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समांगी तो आसान पूछ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्न में से कौन एक उपधातु है? अब देखिए हमारे पास 94 नेचुरल रूप से एलिमेंट्स है, उसमें 24 क्या है, 24 संश्लेषित तत्व है। अगर वही धातु की बात करेगा तो 91 क्या है, धातु है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है। तो 7 को याद रखना आसान है। इससे पहले वाली वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से क्या किए थे, उपधातु को बताए थे। क्या था, तो एक बगल में पुजारी जी थे और आंटी से पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि पुजारी बोले, अरे आंटी तबीयत कैसी है, अरे आंटी तबीयत कैसे है, ठीक है। पुजारी से हो गया आपको, पू से हो गया पोलोनियम, जा से हो गया जर्मेनियम, अरे से हो गया आर्सेनिक, आंटी से एंटीमनी, तबीयत से हो गया टेल्यूरियम, और सी से हो गया सिलिकॉन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 7 था, याद रख लीजिएगा आप लोग, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है, इस कोई बड़ी बात है नहीं। इनमें से कौन सी एक उपधातु है, सोडियम नहीं होगा, लोहा, तांबा, आर्सेनिक पकड़ा गया, ठीक है, टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु की बात करेगा। अब देखिए पहला है क्या, सोना। अब देखिए सोना धातु है, इसका गुण होता है क्या, इसका गुण होता है कि ये सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य होता है। आघात वर्ध्य का मतलब क्या होता है कि पीठ के लंबा चादर बना सकते हैं। तन्यता का गुण होता है, खींच के लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो लगभग इससे जो है ना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता गुण सोना में पाया जाएगा। लोहा को अभी हम बताएं कि उद्योग की जननी माना जाता है। अब यहाँ प्लेटिनम है, टंगस्टन है। प्लेटिनम जो है ना, इसका जंग मतलब इसमें जंग लगने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जंग रोधी होता है, ठीक है। टंगस्टन, ठीक है। अब देखिए अगर जितना भी धातु है, ठीक है, सबसे अगर कठोर की बात करेगा तो सबसे कठोर हो जाएगा हमारा क्रोमियम। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर पे आता है टंगस्टन। ये क्या है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कठोर धातु है। इसका जो गलनांक की बात करें तो 3300 डिग्री लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। इसी का उपयोग हम लोग बल्ब में फिलामेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। सबसे कठोर की बात करेगा तो क्रोमियम नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो उससे नीचे क्या आ जाएगा हमारा, टंगस्टन आ जाएगा। इन दोनों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे कठोर धातु हो गया। सबसे मुलायम की बात कर लेगा तब, कठोर तो पूछ लिया, मुलायम भी आ सकता है। तो इसका एक ट्रिक हमने याद रखा हुआ है, कनाली, कोनाली, ठीक है। अब देखिए कोनाली, कनाली, 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 यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा हो गया पोटेशियम, मतलब मुलायम धातु में। उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। अब देखिए ये इतनी मुलायम होती है ना कि इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाते हैं, मतलब पारा के साथ नहीं अभिक्रिया करते हैं। तो जिंक तो करता है, तांबा भी करता है, मैग्नीशियम करता है, लोहा नहीं करेगा। लोहा कभी भी पारा के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, मतलब कितना समय में क्षय हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि आधा जीवन जो है ना 4 महीने में होता है, यानी कि हाफ की बात कर रहा है। तो हाफ कितना महीना में होता है, 4 मंथ में होता है। उसके बाद बोल रहा है क्या होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा, एक में से घटा लीजिए, एक में से
4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4। आधा होने में कितना लग रहा है 4 मंथ, तो 1/4 यानी कि तो 1/4 होने में कितना लगेगा, 1/4 होने में कितना लगेगा, 4 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 महीना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा सही आंसर इसका 8 महीना। नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया है। उत्पादित यानी कि कृत्रिम रूप से उत्पादित, इसी को बोल सकता है क्या, मानव द्वारा संश्लेषित या मानव द्वारा बनाया गया पहला। ठीक है, यही सब भाषा दे के पूछ सकता है। तो क्या है, प्लूटोनियम, फ्रेंशियम, टेक्नेशियम या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नेशियम। टेक्नेशियम क्या है, पहला संश्लेषित, क्या है, पहला संश्लेषित ये हमारा तत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, अभी समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। अब देखिए ऊपर में से नीचा घटाएंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की मान लेते हैं, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 7, ही कितना 14। तो ऊपर में से नीचा घटाएंगे तो क्या निकलता है हमारा, न्यूट्रॉन। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अगर हम 1H1 की बात करें, प्रोटियम की बात करें, ठीक है, तो 1H1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ऊपर में से निचला घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो इसलिए हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन, यानी कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। अब टीयर गैस का मतलब क्या होता है, आंसू गैस, इसी को अश्रु गैस भी बोलते हैं। ठीक है, अश्रु गैस बोलते हैं, अश्रु गैस, अश्रु गैस। ठीक है, अश्रु गैस, टीयर गैस। मुख्य रूप से टीयर गैस में जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, तो वो करते हैं हम लोग क्लोरोपिक्रीन का, क्लोरोपिक्रीन का। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र जो होता है Cl3 और NO2 होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। ज़्यादा मात्रा में क्या दिए हुए हैं इसमें, हम क्लोरीन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस में, NO2, N2O, SO2, Cl2। तो CCl3 NO2 तो नहीं है, तो इसका हम टिक कर लेंगे क्या, Cl2। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा NO2 और SO2 है, NO2 और SO2, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा गैस, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा इन्हीं कारण को, इन्हीं दोनों गैसों के वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अगर N2O की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस का मतलब जैसे कि अगर हम नेचुरल रूप से हंस रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर इस गैस का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हंसते रहेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा हंस रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं क्या, नो नो नो, अब नहीं हंसेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उस समय अंग्रेज नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। तो इस टैक्स को तोड़ने के लिए, इस कर को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद से दांडी के लिए नमक सत्याग्रह किया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर वहां पे नमक जो कर था उसको तोड़ा था। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री से उठाएगा, केमिस्ट्री में धागे पटकेगा। ठीक है, तब तो जाके पता चलेगा क्वेश्चन की लेवल कैसा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो वहाँ पे जो गांधी जी नमक बनाया था आसवन विधि द्वारा बनाया था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। ठीक है, अब देखिए, अब वाष्पीकरण विधि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण विधि। अब देखिए एक चीज़ हम और बताए थे, क्या बताए थे कि जब किसी द्रव में कोई ठोस का कण मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग और किस विधि से अलग करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से। तो इसका वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों विधि सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण विधि।
इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने में किस शीशा का उपयोग करते हैं? अब देखिए बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है कि बुलेट प्रूफ का मतलब होता है कि जब गोली चलेगा तो उस जैकेट को या उस कपड़ा को गोली पार नहीं करेगा। जैसे हमारे आदरणीय फौजी भाई सब जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हम लोग की रक्षा करने के लिए, उन सब का जो जैकेट बना होता है वो केवलर का बना होता है। ये हाल मतलब पिछले बार की बीपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन, जैसे स्क्रीन जो बनाते हैं तो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं जैसे शाहरुख खान हो गया और सलमान खान हो गया, इन लोगों के घरों में जो शीशा होता है ये बुलेट प्रूफ होता है। और बहुत महंगे गाड़ी, जैसे अगर हम बात कर लें तो रोल्स रॉयल्स हो गया, ठीक है, तो ये सब गाड़ियों में जो शीशा बना होता है ना वो बुलेट प्रूफ होता है। तो बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाने में किस शीशा का बात करेगा तो शीशा हो जाएगा हमारा परवलित ग्लास। क्या हो जाएगा? शीशा हमारा हो जाएगा परवलित ग्लास, परवलित ग्लास, ठीक है। अगर जैकेट बनाने में क्या होगा, अगर पूछेगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट में तो केवलर, इसको भी याद रख लीजिएगा, केवलर, ठीक है, केवलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम नमक है। अब देखिए जो चीज़ घोलता है उसको हम लोग घोलक बोलते हैं, जो घुलता है उसको हम लोग घुल्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल इसको कर ले, इसका तो परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 500 ग्राम, 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 500 ग्राम में कितना है 50 ग्राम नमक है, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम की बात कर ले हम तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 50 बटा ये 500 ग्राम, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 गुना 10। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 10%। सीधी सी परसेंटेज निकालने के लिए था, इसमें कोई जान नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होता है क्यों? अब देखिए दो चीज़ होते हैं, एक होता है समस्थानिक और दूसरा होता है समभारिक। समस्थानिक कहने का मतलब कि वह परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। जिसकी परमाणु संख्या समान होगी और परमाणु भार क्या होगी, अलग अलग होगी, उसे क्या कहेंगे समस्थानिक। जैसे अगर इसका देखते हैं एग्जाम्पल, अगर हम समस्थानिक की बात करेंगे तो समस्थानिक का क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, ठीक है, परमाणु संख्या समान होगा। जैसे 1H1 1H2। और अगर बात करें हम तो कार्बन 6 12 कार्बन 6 14, ठीक है। देखिए जो पैर में रहता है इसको परमाणु संख्या बोलते हैं, जो ऊपर में सर पे रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं क्या कि इन सभी का परमाणु संख्या बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समस्थानिक। एक होता है समभारिक। अब देखिए समभारिक क्या होता है, समभारिक का मतलब इसकी परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो। जैसे अगर हम बात कर ले क्या, अगर हम बात करें कार्बन की नाइट्रोजन 7 14 और कार्बन 6 14। आर्गन की बात कर ले, आर्गन हो जाएगा कितना 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 40। कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा 40। अब देखिए इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समभारिक, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या, समस्थानिक और रासायनिक गुण समान होता है क्यों, क्योंकि उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का पीएच क्या होता है। अब देखिए पीएच के बारे में थोड़ा सा इसका हम ऑपरेशन करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि पीएच है क्या, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करें तो ये एक प्रकार का स्केल है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को कभी कभी बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अब देखिए इसमें जो होता है ना 0 से लेकर 14 तक इसका मान होता है। ये होता है 7 उसको बोलते हैं जो उदासीन होता है। जैसे अगर बोलेगा जल या शुद्ध जल, जल या शुद्ध जल, तो इसको बोलते हैं हम लोग उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। 7 से कम होगा, 0 से 7 तक, 0 से 7 के बीच होगा तो ये होगा हमारा क्या? अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच होगा तो ये होगा हमारा क्या? क्षारीय। ठीक है, ये होगा क्या? हमारा क्षारीय। इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि मूत्र का पीएच मान। अब देखिए मूत्र का पीएच मान बोलेगा तो मूत्र का पीएच मान जो होता है लगभग होता है 6.5 से, लगभग 6.5 से 6.7 के बीच होता है, लगभग इतना ही होता है। अगर इसका एवरेज देखा जाए तो एवरेज 6.4 इसका आंसर लिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ है और मूत्र का पीएच मान 6.4 लिया हुआ है, लेकिन इसका जो एवरेज होता है, रेंज होता है 6.5 से 6.7 के बीच होता है। अगर हम वही कुछ इम्पोर्टेंट पीएच की बात कर ले तो लार का पीएच मान हो जाएगा कितना? लार का पीएच मान भी वही होता है लगभग 6.6। वही अगर दूध की पीएच मान बोल दे तो दूध की पीएच मान बोल दे तो दूध की पीएच मान ये 6.5 से 6.7 के बीच होता है। अगर हम बात कर ले HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो इसकी पीएच मान होता है कितना? HCl की 1.5। वही अगर हम नींबू की बात कर ले, नींबू की, तो नींबू की होती है 2 से 3 के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट, उसके बिना तो ये अधूरा हो जाएगा पीएच। ब्लड का बोल दे तो ब्लड का कितना होता है? 7.4। ठीक है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पीएच था, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका। ठीक है, अगर सिरका की बात करेगा तो सिरका में हम सभी जानते हैं कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कुछ और इम्पोर्टेंट अम्ल है, उसको हम देख लेते हैं। अगर बात करेगा आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आंवला में हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। वही अगर संतरा की बात कर ले, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल? संतरा हो जाए या नींबू हो जाए, इसमें भी क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। वही अगर इमली की बात कर ले, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, वही अगर मक्खन की बात कर ले, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है, चींटी में बात कर ले या चींटी के डंक में ये हो जाएगा हमारा कौन? फार्मिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। वही अगर हम बात कर ले टमाटर की, टमाटर में कौन हो जाएगा हमारा? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। इस अम्ल का उपयोग हम लोग दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए भी करते हैं। वही अगर सेब की बात कर ले, सेब की, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल। इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर आंवला बोलेगा तो एस्कार्बिक अम्ल, संतरा बोलेगा तो सिट्रिक अम्ल, इमली बोलेगा तो टार्ट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में कौन सा? मेलिक अम्ल। ठीक है, अगर वही आम पूछेगा तो खट्टा आम में कौन सा आम? सिट्रिक अम्ल। खट्टा आम में भी कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज़ और, अगर दूध की बात पूछ ले तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में याद रख लीजिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। अगर दूध में प्रोटीन पूछेगा तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? अब देखिए ये हर बच्चा को याद रहना चाहिए। ठीक है, परमाणु संख्या 1 से लेके कम से कम 20 तक हर को याद रहना चाहिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या 2 बार पूछ चुका है। दरोगा जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना। कभी कभी फुल टॉस क्वेश्चन दे देता है खुश करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो हमको मेरिट में लाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 से लेकर 20 तक का परमाणु संख्या हमको याद होना चाहिए हर रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताएं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहले
रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, दो प्रकार के मुख्य रूप से परिवर्तन होता है। जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, जिसको पुनः प्राप्त नहीं करते हैं उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे मोम का जलना, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन हुआ। वही अगर बोल दे कि मोमबत्ती का जलना, तो जब मोमबत्ती का जलना तो बत्ती जो जलेगा तो पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। खाना का पचना, हम लोग रात में खाना खाते हैं और सुबह निकल जाता है, तो वो क्या पुनः बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसलिए खाना का पचना, दूध का फटना, ये सब क्या हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जलावन का जलना कौन सी परिवर्तन है, भौतिक है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जैसा कि हम आप सभी को बताए हैं कि हमारे पास कुल कितना धातु है, 91 धातु है, और क्या है हमारे पास? उपधातु है। अगर हम बात करें इस क्रम में तो मात्र एक ऐसा धातु है पारा जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर अधातु की बात करेगा तो अधातु में मात्र एक ऐसा धातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाद बाकी सब अधातु क्या होता है? गैस रूप में होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और अगर हम बोल दें कि किस धातु को हथेली पर रखने से गलने वाला धातु कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम और गैलियम। मात्र दो ऐसे धातु है जिसको हथेली पर रखने पर वो क्या हो जाता है? गल जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ताबड़तोड़ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें उतना समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? किस तत्व को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? अब देखिए इसमें दो होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ऑक्सीजन मिलता नहीं है कि दोनों आपस में मिल जाता है, मिल के जल जाता है, आग लगा देता है। ठीक है, तो इसलिए पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी धातुओं को हम लोग क्या करते हैं? उसको जलने से, स्वतः जलने से बचने के लिए हम उसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि केरोसिन तेल में क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं? फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वह ऑक्सीजन जैसे ही वायुमंडल में आएगा तो वह अभिक्रिया करके जल जाएगा। इसलिए फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं, और सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहाँ डुबा के रखते हैं? तो केरोसिन तेल में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण जिसको हम लेके आए और डिस्कशन किए। ठीक है, जो हम बोले हैं ना वो क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छिपा हुआ है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि एग्जाम हॉल में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।